तो देखिए, अब हम समझेंगे यदि शीत युद्ध नहीं होता तो भारत की कैसी स्थिति होती या भारत की विदेश नीति किस प्रकार असर पड़ता। तो आप बता सकते हो इस बारे में, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर शीत युद्ध नहीं होता तो भारत की कैसी स्थिति होती है या राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती उसे समझेंगे। देखो, शीत युद्ध नहीं होता तो भारत की विदेश नीति जो अपनाई गई थी, भारत ने गुटनिरपेक्ष, शायद हो सकता है गुटनिरपेक्ष भी नहीं होता उस समय, गुटनिरपेक्ष जो है उस समय नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं हम। दूसरी चीज़, अगर भारत विदेश नीति नहीं अपनाता तो भारत के जो दूसरे देशों के साथ संबंध थे, जैसे तुम्हें पता है भारत ने गुटनिरपेक्ष अपनाया था। अगर शीत युद्ध नहीं हो रहा होता तो भारत हो सकता है भाई अमेरिका के साथ भी पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश दोनों देशों के साथ संबंध बना लेता, और भारत के जो संबंध थे यानी कि विदेश नीति काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी होती। यानी ध्यान रखना, विदेश नीति काफ़ी ज़्यादा आगे होती भारत की। दूसरा हम कह सकते हैं कि जैसे कि आज के टाइम में अमेरिका ने हमेशा सहायता करी है किसकी, पाकिस्तान की, तो हो सकता है भाई पाकिस्तान की सहायता ना करता उस समय अमेरिका, शीत युद्ध ही नहीं होता तो इसीलिए भारत के भी पाकिस्तान से भी आज संबंध भी काफ़ी अच्छे होते हैं। यानी कश्मीर की समस्या जो वगैरह है, युद्ध हुए हैं, तो वो भी समस्या नहीं होती। तो कश्मीर समस्या भी मुश्किल था जो हो। तो ये सारी गतिविधियां नहीं होती यदि युद्ध नहीं होता तो। यदि शीत युद्ध नहीं होता तो भारत की स्थिति कैसी होती है, भारत की राजनीति कैसी होती है। तो देखो, अब इसके अंदर हम समझेंगे कि भाई जो गुटनिरपेक्ष था, आज के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है गुटनिरपेक्ष की। भाई गुटनिरपेक्ष की तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई युद्ध ही नहीं हो रहा है, तो भाई गुटनिरपेक्ष की कोई ज़रूरत नहीं, तो गुटनिरपेक्ष को ख़त्म कर दो। तो भाई गुटनिरपेक्ष को अगर मैं आपसे पूछूं तो गुटनिरपेक्ष आपके हिसाब से गुटनिरपेक्ष सही है आज के टाइम में या नहीं। तो देखो, अगर आप ध्यान से सोचो तो गुटनिरपेक्ष एक ऐसा ही है कि गुटनिरपेक्ष अगर ना हो आज भी तो हो सकता है कि भाई कुछ सिचुएशन भी बदल सकती है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आज वैसा काम तो नहीं कर रहा है जैसा शीत युद्ध के समय करा था, लेकिन फिर भी जो गुटनिरपेक्ष हम कह सकते हैं इसने आज के टाइम में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कैसे कह सकते हैं, देखिए, अब पता होगा जो गुटनिरपेक्ष था 1961 में बना था, और दूसरी चीज़ 1961 में जब बना था ये, तो उस समय इसके अंदर केवल कितने सदस्य थे, आपने देखे 5 सदस्य मिलकर बने थे, 5 सदस्य केवल। लेकिन आगे चलकर ये धीरे धीरे बढ़ते गए, ये 25 हुए, फिर 25 से भाई आज के टाइम में अगर देखें तो इनकी 150 के आसपास हो चुकी है, 120 सदस्य के आसपास, इससे भी ऊपर निकल चुके हैं। तो भाई अगर हम इसी से एक अगर एग्जांपल दें तो भाई गुटनिरपेक्ष आज भी इतना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इतना ज़्यादा प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब महत्वपूर्ण है इतना ज़्यादा कि भाई इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है भाई क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्या कर रहा है ये। सबसे मेन चीज़ देखो, जो विकासशील देश हैं उनको पूरी तरीके से हर प्रकार की सहायता प्रदान करवाता है ये। चाहे विकासशील देश की जो स्वतंत्रता हो, चाहे उनकी प्रभुसत्ता हो, उसको कायम रखने में पूरी तरह से योगदान देता है। दूसरी चीज़, गुटनिरपेक्ष जितने भी देश हैं उनकी रक्षा बनाए रखता है, चाहे उनके मानवाधिकार हों या विश्व शांति से संबंधित हो या फिर निशस्त्रीकरण, इन पर भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इनके लिए भी उसने सुरक्षा बनाई हुई है गुटनिरपेक्ष ने। देखो कुछ वर्ड इसमें आते हैं, शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण भी देखो ध्यान रखना। शस्त्रीकरण क्या होता है, शस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध करना। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को पूरी तरीके से मना ही कर देना। तो ये वर्ड भी थोड़े याद रखना, जो वर्ड आते रहता है मैं आपको समझाते रहूँगा तो आप समझते रहना। शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, यानी शस्त्रों का बिना प्रयोग किए युद्ध करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। शस्त्रीकरण यानी कि युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल करना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई जो गुटनिरपेक्ष था काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था उस समय भी। तो ये हमारा हो गया, तो आगे हम समझते हैं। तो जो ये थे गुटनिरपेक्ष था, इन्होंने एक प्रकार की नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी अपनाई हुई थी। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी क्या, इसको समझो। देखो इसका मतलब है जितने भी विकासशील देश हैं उनको
उनको कैसे भी करके खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, अगर उनके पास कमी है तो खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराया जाए। और जितने भी उनके अंदर जैसे कह सकते हैं कि भाई उन्हें अगर विकासशील देशों के अंदर विकसित देश क्या करें, उनको सहायता प्रदान करें जिस भी तरह की हो सकें। तो ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हम देखो एक UNCTD मतलब अनकटाड इससे भी समझ सकते हैं, यानी UNCTAD मतलब ये अनकटाड मतलब क्या होता है। देखो ये इसको हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसी के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि जो अनकटाड थी उसने 1972 में इसी रिपोर्ट को तैयार किया था, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी कि अनकटाड ने। तो इसकी फुल फॉर्म देखो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं तो उसको बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन देखो ये एन है, यूनाइटेड नेशन कन्फ्रेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसको ध्यान रखना, आप लिख देता हूँ इसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये थी ये अनकटाड की फुल फॉर्म। तो ध्यान रखना, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रखी गई जिसके उद्देश्य क्या था। देखो जो अल्प विकसित देश है मतलब विकासशील देश हैं, उनके साथ जितना भी प्राकृतिक संसाधनों को जितना भी दोहन करा है विकसित देशों ने, अब उन पर इनका नियंत्रण हो। कोई भी कोई भी इनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए, कोई भी अन्य देश विकसित देश आकर इनसे मजबूरी में इनके संसाधनों का दोहन करे। तो इसीलिए अब ये इन पर नियंत्रण रख सकते थे अपने प्राकृतिक संसाधनों पर, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन में चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मिनरल्स हों, चाहे खनिज हों, कुछ भी, तो इन पर अब इनका नियंत्रण रहेगा। दूसरी चीज़, अल्प विकसित देश हैं वो विकसित देशों के बाज़ारों में अपना माल आसानी से बेच सकते हैं, और विकसित देशों में जितना भी बाहर से आयातित होगा, जितना भी प्रौद्योगिकी माल, उसे उस पर जो लागत लगेगी वो कम होनी चाहिए। तीसरी चीज़ हम बता सकते हैं मतलब चौथी, कि अल्प विकसित देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं जितनी भी अल्प विकसित देशों की, उन पर भी उनकी भूमिका बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन पर रोल कौन निभाएगा, कह सकते हैं कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनका रोल इनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन्हें भी एक पूरे विश्व लेवल पर कि इन्हें एक दायरा मिलेगा। तो देखो दायरे से एक शब्द मुझे और याद आया जो मैंने बताया नहीं आपको, कि शीत युद्ध के दायरे से क्या अर्थ है। शीत युद्ध का दायरा मतलब देखो शीत युद्ध का दायरा मतलब यही है जो मैंने आपको समझाया था, कि जो विश्व था दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में। तो इसके अंदर से जो समझने वाली बात थी कि जो जितने भी पूर्वी गुट था मतलब कौन था, सोवियत संघ, और पश्चिमी गुट कौन था, पश्चिमी गुट था जिसे हम कह सकते हैं अमेरिका, यानी पूंजीवादी। तो देखिए शीत युद्ध के दायरे का मतलब ये है कि जैसे जैसे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, विस्तार कर रहे थे, है ना, तो उसी प्रकार से शीत युद्ध उनके दायरे में आते जा रहा था। इसको हम शीत युद्ध का दायरा भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, आप इसको पीछे बताना भूल गया था। मतलब जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे, तो मतलब इतने देश इनके शीत युद्ध के दायरे में आए हैं, मतलब ये देश शीत युद्ध के दायरे में आए जिनसे कुछ गतिविधियाँ हुई हैं शीत युद्ध में, यानी उन्होंने भी कुछ रोल निभाया है, तो शीत युद्ध के दायरे में आया है। दूसरी चीज़, जब ये शीत युद्ध बढ़ रहा था तो इसके अंदर सबसे बड़े कारण मैंने बता दिए हैं आपको, कि भाई रूस की जो है विस्तारवादी नीति, अमेरिका की विस्तारवादी नीति, यानी देखो इसमें एक रीज़न और बड़ा आता है, जो अमेरिका थी, अमेरिका ने अपना जो है एटम बॉम्ब की जो जानकारी थी रहस्य बना कर रखी थी, जो 1945 में बाहर उभर कर आई थी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। 1945 में आगे उभर कर आई थी क्योंकि इसने जो वो था जापान के हिरोशिमा नागासाकी थे, वहाँ पर जो परमाणु विस्फोट किया था, तो वहाँ से पता चला था कि अमेरिका ने किस प्रकार से ये अपना एटम का रहस्य बनाया हुआ था, जिस कारण ही तो भाई आगे ये सारी समस्या पैदा हुई हैं शीत युद्ध की।
तो इसने इसका रहस्य छुपा रखा था, क्योंकि देखो युद्ध जो हुए थे इनके अंदर बात की गई थी कि भाई कैसे भी करके ये युद्धों में जो हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं इनको बंद किया जाता है। तो इसीलिए भाई कई प्रकार की संधियाँ हुई हैं, जैसे हम स्टार्ट टू संधि पढ़ेंगे, कुछ हमारी अलग अलग तरह की संधि हैं, उनको भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, आगे वीडियो मैं आगे की बनाता हूँ आपके लिए, जिसमें क्वेश्चन वाइज हम सारे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग।